आज मैं एक लंबे समय के बाद सिरसा आया हूँ। एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत दूरदर्शी फैसला दिया और बहुत संवेदनशील फैसला जो दिया, आरक्षण के बीच में जिन जातियों को लाभ नहीं मिला उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। और ये फैसला फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया, बुरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमें अफसोस हुआ है कि धक्का लगा हमें। कोई 70-80 साल का जो एक लंबा संघर्ष था जिसको दलित आंदोलन कहा जाता था, उस दलित आंदोलन में से ही लोग जो अगड़े हो गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, वही उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि उन दलितों के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं जो दलित आज भी अपना जीवन नरक में जी रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े हो गए। सड़कों के ऊपर उन्होंने एक आंदोलन रख दिया 21 अगस्त का, और मैं हैरान था। हमने अपील भी की बीच में भी हमें बैठ के इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कहते हैं कि जो किसी हथियार का घाव होता है वो भर जाता है, मगर जो रिश्ते घाव देते हैं या शब्द देते हैं उनका भरना बड़ा मुश्किल होता है। हमने अपील की थी कि हम बैठ के आपस में बात करें, इसका रास्ता निकालें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको समझे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसी का हक मार के दूसरे को दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी उसकी भी होनी चाहिए। तो इसमें दूसरे किसी को तो एतराज होना नहीं चाहिए था। मगर वो जिनके ज़्यादा IAS है हम में से, वो जो ज़्यादा PCS हैं, जिनके ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जिनका राजनीति पे भी, सिरसा सीट पे भी, अम्बाला सीट पे भी कब्जा है, वो इतने समझदार निकले कि सड़कों पे आए। और कोई उनको अगर सवाल करता भी किसके खिलाफ आए हो, कि जी उसके खिलाफ आए हैं जो आज सीवर में जिंदा जाता है मगर जिंदा बाहर वापस नहीं आता, हम उसके खिलाफ आए हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में सीट ना मिल जाए। यानी इससे ज़्यादा जाहिलता, इससे ज़्यादा क्रूरता, इससे ज़्यादा अमानवता, इससे ज़्यादा भाई के पीठ पे खंजर मारने की घटना दूसरी नहीं हो सकती। उसके बाद हमने फिर अपना अपील शुरू की, फिर दोबारा भी अभी भी इसको खाई को बढ़ाओ ना। नारा क्या दिया उन्होंने आके सड़कों पे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों में फूट बढ़ेगी। फूट क्यों बढ़ेगी? अगर आप संपन्न हो गए हो, आपने एक बंगला बना लिया है और बाकी जो दल समाज पीछे रह गया है उसने भी संपन्न होके अगर बंगला नहीं तो सिर्फ अच्छा घर ही बना लिया, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, उससे घटेगी नहीं। फूट तो तब होती है जब हम उसे बर्दाश्त ना करें। तो हमारे साथ जो हुआ उसको मैं एक मिसाल तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कि जो ट्रेन में जनरल बोगी होती है, लोग जो आदमी धक्का मुक्की करके उसमें चढ़ जाता है, खुद भी धक्का मुक्की करके चढ़ता है, मगर अंदर जाके कोशिश करता है कि अब कोई दूसरा ना आ जाए। ये मिसाल तो सुप्रीम कोर्ट ने दी। हम इसको दूसरी मिसाल के रूप में देखते हैं कि जैसे एक माँ बहुत व्यस्त है, बहुत काम में बिजी है, और वो अपने सुबह बच्चों को खाना दे रही है, दोपहर को दे रही है, वो एक ही बर्तन में दे देती है कि काम ना बढ़े और जल्दी बैठ के, भाई तो हैं, इकट्ठे बैठ के भाई बहन खा लेंगे। मगर जो बच्चा छोटा है, जिससे कम खाया जा रहा है, बड़ा बच्चा कोशिश करता है पहले इसे खिला दूं, ये भूखा ना रह जाए, मगर वो बाद में तगड़ा होके आगे कोशिश करता है कि आगे से बड़े भाई को खाने नहीं देना, बड़े भाई का घर भी नहीं बनने देना। बड़ा भाई अगर कहे कि अब मुझे अपना घर बनाना है तो हम कहे कि फूट डाल रहा है। बड़े भाई ने जिसने सारा जीवन लगा दिया, उसकी मिसाल आपके रिकॉर्ड में होगी। जब कभी भी आरक्षण पे हमला हुआ तो सफाई कर्मचारी आके लड़ा, वाल्मीकि समाज आके सड़कों पे लड़ा, कोई दूसरा समाज कम ही दिखाई दिया होगा, दूसरे समाज के नेता दिखाई दिए होंगे। समाज की जो पूरी गिनती अगर दिखाई दी तो वाल्मीकि समाज की दिखाई दी है। तो उसी को लेके फैसला आया, उसी को लेके मैं आज यहाँ आया हूँ। रात बस्ती में बात हुई अलग अलग परिवारों के साथ, उनके साथ दूसरे एंगल से हमने बात की है। वो हमने ये कहा है कि अगर
सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है कि वर्गीकरण का मतलब कि स्कूल में सीटें हमारी अलग, पढ़ने के बाद नौकरी में सीटें अलग, और ये तभी मिलेगी जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये हमने बस्ती में रात सारे परिवारों से यही बात की कि अब हमने एक ही मिशन बनाना है कि बच्चे को स्कूल से कॉलेज तक पहुंचा दें। आप इस समाज को जिसके लिए आप पैरवी कर रहे हैं, 25 साल से जो आप संघर्ष आपने आरंभ किया, अगर बीच बीच में आकर के आप इनको संभल देते तो शायद ये परिस्थिति या जो निर्णय आज आप ले रहे हैं स्कूल भेजने का, ये 25 साल पहले ही अलग जगह होती। आपका कहना बड़ा दुरुस्त है, मगर भारत इतना विशाल है कि उसको बाबा साहब अम्बेडकर भी अकेले कवर नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत बड़ी हस्ती थी और हम तो उनके आगे बड़े मामूली। मैं अगर 20-25 साल में सिरसा नहीं आया तो मैंने आंध्रा तैयार किया है। तेलंगाना का जहां आरक्षण लागू हुआ है वहां की मूवमेंट हमने संयुक्त रूप से मादिका के साथ मिलकर लड़ी है। मैं राजस्थान में बहुत काम किया है, मगर ये नहीं रहा कि सिरसा के इन साथियों से हमारा संपर्क नहीं रहा। हमने इस दरमियान 20 साल की मिसाल ही, 20 साल में हमने एक और नई योजना शुरू की है। उस वक्त जब आप मिले थे तब हम केवल सत्संग करते थे। 20 साल में हमने एक और नई योजना शुरू की, अभी यहाँ बच्चों से भी हुई, शांति से भी बात हो रही थी। हमने बच्चों के एजुकेशनल सेमिनार शुरू किए। 20 साल हो गए। आपके यहाँ से एक जज बने लालचंद जी, रिटायर हो गए, वो हमारे सेमिनार से उस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी पिछले साल लुधियाना आए थे। हमने वो सेमिनार इसीलिए शुरू किए हैं कि आज केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना ये ज्यादा जरूरी हो गया। जैसे 2012 का मेरे पास आंकड़ा है, बीटेक 2012 से 4.5 लाख बीटेक हर साल फालतू पैदा हो रहा है, जिसकी ना प्राइवेट सेक्टर को जरूरत है ना पब्लिक सेक्टर में उसकी जरूरत है। ऐसे ही एमबीए फालतू आ रहा है। अब आने वाले दिनों में लॉ मिल जाएंगे आपको, लॉ ग्रेजुएट बेकार मिलेंगे। तो उसको लेके, इन सारी चिंताओं को लेके, एक कि हमारी कौम में एजुकेशन को लेके अवेकनिंग हो, जागरूकता, एक ये। नंबर 2, जागरूकता हो तो हम आगे पढ़ें क्या, तो हम कर रहे हैं, मगर हमारे पास संसाधन कम है। जिस तरह की कौम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर भी इन लोगों, एक दिन की काल थी इनकी, एक दिन पहले की, सुबह इन्होंने मेरे साथ थोड़ा झगड़ के बात की। मैं कहा मैं कल हाजिर हो जाता हूं। तो व्यस्त है हम, मगर ये नहीं था कि मैं कहीं घर बैठा हूं या मिशन को छोड़ के बैठा हूं। इसी मिशन पे हमने J&K में भी काम किया। ये तो धारा 35B टूटी है, उसको लेके हमने लड़ाई लड़ी है। बकायदा वह जो बड़ा नेशनल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें IBN 7 बंद हो गया, बदल गया उसका नाम, NDTV, इन सब के ऊपर वो मूवमेंट के डॉक्यूमेंट हैं। हमने वो मूवमेंट भी जाके लड़ी भी। J&K में रहने वाला सफाई कर्मचारी J&K के कानून के अनुसार घुसपैठिया नहीं था, बाकियों को घुसपैठिया गिनते थे। पहले उसका अलग परमिट होता था जाने का, मींस उसको आप कह सकते हैं पासपोर्ट वीजा। मगर सफाई कर्मचारी को तो बुलाया गया जिला गुरदासपुर से, सरकार ने बुलाया, रहने के लिए क्वार्टर दिए, नौकरी दी, मगर नागरिकता नहीं दी, स्टेट सब्जेक्ट नहीं दिया। तो हम लगातार लड़े हैं, 20 सालों में भी काम किया है, संपर्क रहा है हमारा हमेशा। जी, सवाल इस बात का है कि आपने जम्मू में लड़ाई लड़ी, आपने आंध्रा में लड़ाई लड़ी जी। आप जैसे शिक्षाविद जो इस समाज की अग्रणी श्रेणी में है, आपकी विचारधारा को और ज्यादा अग्रसित करने के लिए आप लोगों का यहाँ परस्पर आना एक लाजमी बनता है। हमारे ये जो भाई, आप ये देखिए कि हरियाणा की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है, 34.37 का आंकड़ा है बेरोजगारी। बिल्कुल। अब उस आंकड़े में सारा ही समाज है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे जाट है, चाहे कोई भी है। तो इसलिए वो लड़ाई आपकी जो है वो आरक्षण से इतर होकर के सभी के लिए लड़ाई लड़ना वो बनता है, भागीदारी बनती है। मैं आपकी शिकायत को अमल में ला लेंगे और नवंबर में ही हम यहाँ एजुकेशनल सेमिनार करेंगे। और अभी 3 दिन पहले मैं रुड़की में था, तो रुड़की में एक सवाल पूछा था आपसे, अभी आपके शब्दों में वो आया कि हर जाति में, हर धर्म में बेरोजगारी है। तो रुड़की में मुझे लोगों ने सवाल पूछा कि जब आपका सेमिनार होता है तो क्या स्पेशल बच्चों के लिए होगा। मैं कहा बच्चों में मैं पक्षपात नहीं कर सकता, बच्चे बच्चे हैं, वो किसी का भी आके बैठ सकता है।
तो नवंबर में हम शुरू करने जा रहे हैं। सिरसा यूनिवर्सिटी में कोशिश करेंगे कि वहाँ हॉल मिल जाए या किसी कॉलेज का हॉल मिल जाए, शुरुआत कर दें। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं सर, आगे आप कैसे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की एक कयास के बाद? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर पूरे रूप में मैं देखूं, पहले 5 जजों की जजमेंट थी, अब 6-1 की है, तो मीन्स यानी 11 जजों का एक फैसला संवैधानिक पीठ हो गई। दूसरा, जो सरकार है उससे 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा था कि इस मामले में सरकार की राय क्या है। सरकार का अटॉर्नी जनरल गया 3 महीने पहले, लिख कर दिया सरकार को वर्गीकरण करने में कोई ऐतराज नहीं है। तो इसके सारे पक्ष मजबूत है। सिर्फ ये होता है कि जब सरकारें फैसला करती, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में होता है कि जिसको मिलना है वो ये सोच के ना बैठा कि अपने आप ही आ जाएगा। बच्चे को रोना तो पड़ता ही है, माँ तब दूध देती है, वो रोएगा चिल्लाएगा, माँ ने दूध तभी देना है। तो वो तैयारी भी हमारी है। कल दिल्ली में अलग अलग सारे जो संगठन है जो आरक्षण की इस सुविधा में जो जातियाँ आ रही हैं, उन सब के लोगों को, थोड़े से लोगों को बुलाया है छोटी कॉल पे, और फिर हम चाह रहे पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं उनका एक सामूहिक नेतृत्व बन जाए, और ये ना हो कि मैं कुछ कहूँ दूसरा को कुछ कहे और ये शक्ति खराब हो जाए। दर्शन जी, राज्य सरकारों पर बहुत कुछ छोड़ा है इस निर्णय में। राज्य सरकार से, हरियाणा से खास करके आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, और हमारा बहुत बड़ा वोट है। भ्रमित किया गया था, भ्रमित ऐसे जैसे पंजाब का मिसाल दे दूं, पंजाब में हमारा वोट 2 नाम से है, और वोट 2 नाम से है, समाज नहीं है, वाल्मीकि मजहबी, और समाज एक है। हमारी शादी होती है, हमारे गोत्र एक है, सिर्फ गांव और शहर का फर्क है। मगर जब भी उसे डाइस पे रखा जाता था तो हमें 2 करके दिखाते थे कि जी ये वाल्मीकि है, वो मजहबी है, और जबकि जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं उनको 5 नाम है पंजाब की सूची में, 5 नाम है, अपने आप को 1 करके दिखाते थे। अब इतनी बातें हम समझ गए हैं, तो वो आंकड़ा हम भी पार्टियों के आगे रख रहे हैं कि हमारा आंकड़ा देश में 13 करोड़ की आबादी का है। जैसे यूपी की गवर्नमेंट तैयार कर रही है, यूपी सरकार ने वहां 21% रिजर्वेशन है, उन्होंने 7-7 के 3 टुकड़े कर दिए। जैसी जैसी स्थिति लागू ने भी किया, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो हम प्रेशराइज करेंगे बकायदा। पता है लोकतंत्र में बिना प्रेशर किए, लोकतंत्र में बिना सिर दिखाए काम नहीं होता। दर्शन जी, जब इतनी बड़ी संख्या है तो फिर राजनीतिक दलों पर आश्रित क्यों? स्वयं क्यों नहीं अपने लोगों को, नुमाइंदों को आप चुनते जो आप लोगों की समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पे जानते हैं? उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन की जरूरत होती है। मिसाल आपके सामने कांशीराम की, तो कांशीराम की जीवनी लिखी धनंजय कीर्दे, तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि बीएसपी बनने से पहले जब वो बाम से भी लेके चल रहे थे तो 72,000 मुलाजिम उनके साथ था, 72,000, जिनमें 1,500 डॉक्टर थे, 2,000 इंजीनियर थे। हमारे पास अभी वो आंकड़ा नहीं है, क्योंकि यही लोग मदद करेंगे ना। जब राजनीतिक दल बनाएंगे तो दूसरा कोई आर्थिक मदद थोड़ी करेगा। तो पहला एजुकेशन को पूरा करेंगे, और एजुकेशन आने पे राजनीति भी तभी समझ में आएगी इनको। अभी राजनीति समझ में नहीं आती, अभी तो उनको आके किसी ने अगर गले मिल लिए, ये उसी के हो जाते हैं, आइसक्रीम की तरह पिघल जाते हैं। ये भी नहीं पता भी गले क्यों मिला आदमी, उसके बाद करेगा क्या। तो पहले एजुकेशन। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव बिल्कुल आसन्न है जी, बिल्कुल। इसके लिए क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारी है तो बस किसी पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयारी ये है कि हम सारे लोग रात भी बात कर रहे थे, हम हर लीडर की मंशा समझते हैं, हर पार्टी में कौन आरक्षण का विरोधी है, कौन पक्षधर है, किसकी सरकार बनेगी, पूरी लोगों के साथ चर्चा हुई है भी अगर सरकार बनती है उसमें अगर ये आदमी उसमें शामिल होता है तो आरक्षण आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अवेकनिंग भी कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण की सुविधा दी थी जी समाज के लिए, जो दबे कुचले समाज थे, आपको लगता है कि वर्तमान में वो सही स्वरूप है आज भी आरक्षण का, या राजनीतिक दलों का केवल एक मोहरा बन के रह गया? नहीं, स्वरूप आया नहीं उसका सही से। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त चिंता जाहिर की थी
उनका जो राइटिंग्स है उसमें 39 नंबर वॉल्यूम है, तो उसमें उन्होंने उसी वक्त लिखा था कि ये जो आरक्षण लागू हो गया, क्योंकि उस वक्त बड़ी जिम्मेवारी थी संविधान लिखने की, तो बाबा साहब ने उस वॉल्यूम में कहा भी इसके वर्गीकरण की जरूरत रहेगी। लिखा है, बाबा साहब की लिखत बोल रहा हूं मैं, कि वर्गीकरण इसका यानी उपवर्ग बनाए जाएंगी, कैटेगरी करनी पड़ेगी। तो आज वही कैटेगरी करनी पड़ रही है। हाँ, समय लंबा लग गया, पार्टियों को समझाने में टाइम लगा। मुझे तो जो बड़ा जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं या मीडिया के साथी हैं, आज से 5-7 साल पहले दिल्ली के मैं उन साथियों को इस बात को जब छेड़ता था वो बंद करा देते थे। वो करे हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा, हम दलितों में फूट डलवा रहे हैं। हमें ये कन्विंस करने में बड़ी देर लगी कि हमारे साथ खड़े हो, हमें जरूरत है, और आज वो खड़े हैं। आज जब मैंने लिखा तो मेरा आर्टिकल अगर पंजाब केसरी में लगा तो वो इंडियन एक्सप्रेस में भी लगा, इस संडे नेशनल हेराल्ड में भी लगा। अब वो समय लगे कि इनको जरूरत है। दर्शन जी, आपने अपने वक्तव्य में लिखा है मायावती जी के ऊपर जी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। जी, उनकी पार्टी आज हरियाणा में भी मतलब कदम रख चुकी है, मतलब एक राजनीतिक दल के साथ उनका गठजोड़ है। जी। तो क्या आपका विरोध रहेगा उनके खिलाफ? बिल्कुल रहेगा। मैंने लिखा इसीलिए स्पष्ट शब्दों में लिखा, मैंने कोई इशारे से नहीं लिखा भी कोई यूपी के मुख्यमंत्री, मैंने लिखा मायावती। जी जी। और मायावती की ये मानसिकता रही है कि यूपी की उत्तराखंड टूटने के बाद 403 सीट है विधानसभा, वो एक टिकट भी वाल्मीकि कौम को नहीं जाने देती। ये आज की बात नहीं, जब हम वर्गीकरण के लिए खड़े हुए, आज नहीं, पहले से कांशीराम के समय में हुई 1-2 टिकट, उसके बाद मायावती ने कोशिश की ना जाए। फिर एक और हुआ, 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए ग्रामीण सफाई कर्मचारी का काम बड़ा साफ सुथरा होता है, कोई ज्यादा गंदगी का नहीं होता। चौपाल को साफ कर दिया, कभी कोई बारिश आ गई तो वो पानी निकाल दिया, उसमें उसने रोस्टर सिस्टम लागू करवा दिया मायावती ने सीएम रहते हुए। और वो सीटें 1,08,000 में से 8,000 सीट भी वाल्मीकि कौम को नहीं मिली। और काम नहीं करेगा, काम फिर भी हमारा आदमी करेगा। तो ये हमारे प्रति दलित का, जो खुद भी दलित है, जिनकी गाली भी हमारी इकट्ठी थी संयुक्त, वो गाली वाले हमसे देखो कैसे अलग खड़े हुए हैं। दर्शन, ये एक आपके लिए पसोपेश की स्थिति ये भी बनती नजर आ रही है कि जिस राजनीतिक दल के साथ बसपा ने गठजोड़ किया है, उस पार्टी ने तो आपके समाज को अभी संसदीय सीट पे टिकट दी, संदीप लोट को, और दूसरी तरफ बसपा खड़ी है, तो अब कैसे करेंगे? देखिए, संदीप लोट एक आदमी, बाकी दूसरी तो सारा समाज। वर्गीकरण का जो प्रभाव है वो पूरी कौम पे है। मुझे भी कोई पार्टी टिकट दे दे तब भी मैं कहूंगा उस पार्टी के पक्ष में नहीं जाना अगर वो पार्टी वर्गीकरण के खिलाफ है। पर्सनल मामले अलग हैं, और जो जहां सामूहिक मामला है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, वो अलग मामला है। तो अब स्कूलिंग का, एजुकेशन का ही आपकी मुहिम चलेगी जी? जी हाँ, आपकी सहयोग से 10 या 17 नवंबर को सिरसा में हमारा पहला एजुकेशनल सेमिनार होगा, और जिसके मंच पे केवल आपको टीचर नजर आएंगे। ये भी एक नई चीज देखेंगे, केवल टीचर नजर आएंगे बच्चों को गाइड करते। उस एजुकेशन सेमिनार को चलाएंगे भी बच्चे, संचालन भी बच्चे करेंगे। सर, एक अभी गठबंधन हुआ है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो गठबंधन हमारे वर्गीकरण के खिलाफ है। चंद्रशेखर सीधे खिलाफ है, मायावती भी खिलाफ है, और अगर क्या नाम है चौटाला, कौन सा है ना, दुष्यंत, अगर वो उनके साथ जाते हैं ना चंद्रशेखर, फिर क्या परिभाषा होती ना कि दुश्मन और दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारा तो दुश्मन हो ही गया ना, दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। जो आदमी सीधे वर्गीकरण का विरोध कर रहा, दुष्यंत को उस तरफ जाते हुए सोचना चाहिए था। तो क्या इस गठबंधन से नुकसान हो सकता है? नुकसान उन्हीं को होना, हमें नहीं होगा। परिणाम आपको बता दें।